दोस्तों आज हम समझेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। और याद रखना दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप भूल नहीं पाएंगे, इस तरीके से आपको समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पीपीसी एक ऐसा कर्व होता है जिस पर एक दी हुई तकनीक व संसाधनों द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्राओं के संयोजनों को दर्शाया जाता है। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिस पर एक अर्थव्यवस्था में दी हुई तकनीक और जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन, उन संसाधनों से जो दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसी उत्पादन की मात्राओं के संयोजनों को दर्शाया जाता है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, इतनी किताबी भाषा मत समझाओ। इसको मैं बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक वर्ड जो यहां पे लिखा हुआ है उस डायग्राम के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि एक इकोनॉमी में सरकार के पास कुछ पैसे हैं और उस पैसे को सरकार दो वस्तुओं के प्रोडक्शन पे खर्च करना चाहती है। और वो दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? मान लीजिए कि एक वस्तु है व्हीट और एक वस्तु है टैंक। यानी कि सरकार दो वस्तुएं का प्रोडक्शन करना चाहती है, व्हीट और टैंक का। व्हीट एक कंज्यूमर गुड्स है जो कंज्यूमर्स के लिए बनेगी, और टैंक एक कैपिटल गुड्स है जो फ्यूचर में देश की सेफ्टी के लिए सोल्जर्स को दी जाएंगे। तो टैंक और व्हीट ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं और गवर्नमेंट इन दोनों को बनाना चाहती है। मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो ये व्हीट है और ये जो टैंक है, इनके प्रोडक्शंस के कॉम्बिनेशंस को हमने इस टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मान लेते हैं कि सरकार के पास 100 करोड़ की राशि है, यानी 100 करोड़ का सरकार के पास क्या है? अमाउंट है। अब ये मत समझना कि भाई 100 करोड़ में ही ऐसे होगा, एक अंदाजे के लिए या फिर समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो क्या है? मान लीजिए कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस हैं, यानी कि संसाधन, वो रिसोर्सेस कितने हैं? 100 करोड़ रुपए। और इन्हीं 100 करोड़ रुपए को अगर हम व्हीट और टैंक पे खर्च करेंगे तो व्हीट का भी प्रोडक्शन होगा और टैंक का भी प्रोडक्शन होगा। तो अगर सरकार इन 100 करोड़ को सिर्फ और सिर्फ टैंक के ऊपर खर्च करती है तो 15 टैंक का निर्माण होता है, यानी कि 15 टैंक बनाए जाते हैं। और जो व्हीट है वो जीरो प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि सरकार ने यानी कि इकोनॉमी ने जो प्रोडक्शन है वो तो जीरो उस पे व्हीट पे किया ही नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर हमें व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, अभी तो जीरो है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी 100 करोड़ को खर्च करके हमें टैंक भी मिल जाए और व्हीट भी मिल जाए, यानी गेहूं का भी उत्पादन हो जाए। तो ऐसे में इकोनॉमी क्या करेगी? जो टैंक का प्रोडक्शन है उसको देखो कम कर दिया और प्रोडक्शन 15 से घटाकर कितना कर दिया? 14, यानी कि 14। तो जो 1000 टैंक बनेंगे, यहां पे मैंने एक चीज नहीं लिखी है, ये जो व्हीट है ये लाख टन में है, जो गेहूं है यहां पे लाख टन में है, और जो टैंक है वो थाउजेंड्स में है। तो अगर मैं यहां पे 15 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 15,000 टैंक है। अगर यहां 14 लिखा है तो 14,000 टैंक है। व्हीट यहां पे 1 लिखा है तो 1 लाख टन है। तो ये चीज आप समझ के चलें। अगर सरकार क्या करेगी, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट, देखो सब कुछ सरकार के थ्रू ही होता है, इसलिए मैं बार बार सरकार शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं। जो हमारी इकोनॉमी है, अगर वो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो टैंक के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा और उसके जो रिसोर्सेज बचेंगे वो व्हीट के प्रोडक्शन पे हमें लगाने होंगे, तभी व्हीट का प्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि दो वस्तुओं का प्रोडक्शन एक ही टाइम पर एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए से हम सेब भी खरीदना चाहते हैं और संतरे भी खरीदना चाहते हैं, तो या तो सारे पैसे सेब पे खर्च करके सेब ही सेब आ जाएंगे, या सारे पैसे संतरे पे खर्च करके संतरे ही संतरे आ जाएंगे। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो एप्पल्स की क्वांटिटी कम खरीदनी पड़ेगी और फिर ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर अगर हमें किसी एक प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। तो हमने 1000 टैंक घटा दिए, वो जो 1000 टैंक का पैसा बचेगा उसको इकोनॉमी ने कहां लगा दिया? व्हीट के प्रोडक्शन पे लगा दिया। और जब व्हीट के प्रोडक्शन पे लगाया तो 1 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो जाता है। और इसी को कहते हैं अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके एग्जाम्स में आती है, पूछी जाती है। तो याद रखें कि जब किसी एक वस्तु के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी वस्तु के प्रोडक्शंस को सैक्रिफाइस किया जाता है तो वो फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
पहली जो फर्स्ट कमोडिटी है इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अब इसके बाद मान लीजिए कि इकोनॉमी में हम चाहते हैं कि नहीं भाई जो वीट का प्रोडक्शन है वो और ज्यादा होना चाहिए, टैंक की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, अभी हमारे किसी से इतने ज्यादा वॉर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी ये भी डिसीजन ले सकती है कि हम एक काम करते हैं, टैंक थोड़ा कम बनाते हैं, यानी कि 12,000 टैंक बना लेते हैं, और जो पैसा बचा एक्स्ट्रा 2,000 टैंक का वो हम कहां लगा देते हैं, वीट के ऊपर। तो हमारे पास 2 लाख टन वीट पैदा हो गए। ठीक है, इसी तरीके से तो अब ये जो दोबारा से, यानी कि दोबारा से इकोनॉमी में जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमने दोबारा से किसी दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन को घटाया, तो अब ये इस वीट के लिए क्या कहलाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों समझना बहुत इजी है, जब पहली बार वस्तु को यानी कि वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था और टैंक के प्रोडक्शन को घटाया गया था, तो वीट को यानी कि गेहूं के उत्पादन को करने की हमें क्या मिल गई थी, अपॉर्चुनिटी। तो गेहूं के लिए क्या कहलाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जब हमने दोबारा से गेहूं का और प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए दोबारा से टैंक के प्रोडक्शन को घटाया, तो अगेन ये गेहूं के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन अब इसको कहेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक होता है आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। ये एमओसी को ध्यान रखना, मैं आगे फिर समझाऊंगा, ये एमओसी हमारे काम आएगी बाद में। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने साथ के साथ ही आपको समझा दिया है, आगे हमारे काम आएगी। अच्छा, इसको हटाते हैं, बात करते हैं कि इस तरीके से हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे और टैंक का प्रोडक्शन घटाते रहेंगे। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने यानी कि हमारी इकोनॉमी ने सारा का सारा जो 100 करोड़ रुपया है वो सारा का सारा कहां लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के प्रोडक्शन पे। तो टैंक का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 5 लाख टन गेहूं का प्रोडक्शन हुआ और टैंक का प्रोडक्शन हो गया 0। तो ऐसे में इस तरीके से इकोनॉमी 2 वस्तुओं का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब आप ध्यान से देखना, इन दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शंस की क्या है, ये क्वांटिटीज, और यहीं पे इन क्वांटिटीज में क्या बने हुए, कॉम्बिनेशंस, जैसे 3 और 9 का कॉम्बिनेशन, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, 0 और 15 का कॉम्बिनेशन। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को जिस कर्व के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है वही कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। मैं आपको बता के दिखाता हूं, सॉरी मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो यहां पे मैं इस कर्व को हटा रहा हूं, ये एक्चुअली पीपीसी था। अब आप देखेंगे कि वीट का प्रोडक्शन कितना है, 0, और टैंक का प्रोडक्शन कितना है, 15। तो वीट यहां पे है 0, टैंक यहां पे है, तो 0 पे 15 पे आपको मार्क करना है, पहली पॉसिबिलिटी। अगेन वीट का प्रोडक्शन 1 लाख टन है और टैंक का 14 है, तो वीट का 1 और 14 कुछ यहां कहीं लगना चाहिए, तो आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद वीट का प्रोडक्शन 2 हो जाता है और टैंक का घट के 12 हो जाता है, तो ऐसे 2 पे आपको 12 टिक करना है। ऐसे 3 पर 9, यानी कि वीट का प्रोडक्शन 9 लाख टन है और टैंक का प्रोडक्शन 9 हो जाता है, तो 3 पे आपको ये 9 करना है। उसके बाद 4 का ये 4 पे 5 करना है, तो 4 पे आपको 5 करीब यहां लगा सकते हैं हम। थोड़ा सा देख लेना, ये एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं, आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे 5 to 0, तो ये 5 पे 0, तो ये कुछ यहां आ जाएगा। ठीक है, 4 to 5 हो गया, ये 4 to 5 यहां कहीं। तो इन सारे डॉट्स को जब आप मिलाओगे, ये सारे डॉट्स जब आपस में मिलेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो देखो एक कर्व तैयार हो गया, इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ध्यान से समझना, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, पीपीसी एक ऐसा कर्व होता है, ऑब्वियसली एक कर्व होता है जिस पर एक दी हुई टेक्नोलॉजी और संसाधनों के द्वारा, इकोनॉमी के पास कोई टेक्नोलॉजी होगी जो ये वीट बनाया गया है, उत्पादन किया गया है, टैंक बनाया गया है, तो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से ही किया गया होगा। तो एक इकोनॉमी के अंदर जो दी हुई टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, और जो संसाधन होते हैं, संसाधन जैसे हमारे पास 100 करोड़ थे, अब संसाधन में सिर्फ पैसा ही नहीं होता, लेबर्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहां पे पैसे का एग्जांपल लिया था। तो एक इकोनॉमी में जो दी हुई तकनीक है और जो संसाधन है, इनके द्वारा 2 वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, अब देखो दोनों वस्तु हैं और उन दोनों वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा है, उन मात्रा के संयोजनों को, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, जैसे 3 और 9 का कॉम्बिनेशन, 2 और 12 का कॉम्बिनेशन, 0 और 15 का कॉम्बिनेशन, तो जब इनको जिस कर्व पे दर्शाया जाता है वही कर्व क्या कहलाता है, पीपीसी कर्व कहलाता है, उसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो अब आप देख पाएंगे यहां पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, देखो यहां पे मैं दिखा देता हूं, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, 1 and 14 का, तो 1 and 14 यहां पे आप देख सकते हैं, ये 14 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 and 12 का, ये 2 and और ये 12, 2 and 12 का,
एक चीज देखना यहां पे, यहां लिखा उत्पादन संभावना यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो यानी कि ए बी सी डी ई एफ, तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन था 0 and 15 का, ये 0 and 15 का, तो ये पॉसिबिलिटी होती है ए। फिर 1 and 14 का जो कॉम्बिनेशन है उसकी पॉसिबिलिटी को बोलते हैं बी। इसी तरीके से सी डी ई एंड एफ, तो ये ए बी सी डी ई एफ ये सारी क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज है। तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, पीपीसी की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर्स क्या है, रिप्रेजेंट ओनली 2 गुड्स प्रोडक्शंस। इस कर्व पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही वस्तुओं के प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 से ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और दूसरा फीचर आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि जो पीपीसी कर्व होता है इसका जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। आप देख पा रहे होंगे जो एक कर्व बना हुआ है ना, ये कर्व नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे है ना। कर्व जो होता है कुछ ऐसे भी बनते हैं, देखो ऊपर की तरफ उठे हुए बनते हैं, लेकिन जो कर्व है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ये नीचे की तरफ बन रहा है। तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। अच्छा डाउनवर्ड ये क्यों है, इसका कारण है कि जब हम किसी एक वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे मान लो वीट है, तो वीट का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं ना 1 2 3 4 5। जब वीट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन को हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। तो इस वजह से इस डायग्राम का जो स्लोप है वो कैसा है, नीचे की तरफ है ना, राइट टू लेफ्ट क्या बन रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड बन रहा है। तो डाउनवर्ड होने का रीजन ये है, आपको रीजन भी बताना होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट, स्लोप इज कॉनकेव। जो हमारा स्लोप है कॉनकेव है। आप याद करो अपने 10th क्लास में साइंस में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो मिरर इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं ना। तो ये कॉनकेव मिरर है, ऐसे कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ बने हुए होते हैं। तो ये देखो ये ऐसे शेप होती है, तो इसकी शेप भी देखो ऐसे ही है ना, कॉनकेव की तरह है ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर नहीं है, शेप कॉनकेव टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप की जो शेप है वो कैसे कॉनकेव है टू ओरिजिन। ओरिजिन होता है ये वाला पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु हिंदी में। तो जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है, यानी कि कॉनकेव होता है। अच्छा ये कॉनकेव क्यों होता है, कॉनकेव होने का ना एक कारण है, मैं आपको बताता हूं। कॉनकेव होने का मेन जो कारण होता है वो होता है कि ना इसमें एमआरटी का रोल होता है। एमआरटी ही डिसाइड करता है कि जो पीपीसी का कर्व का जो शेप है वो कॉनकेव बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जो पीपीसी कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन होने के लिए एमआरटी का रोल है। अगर हमारी एमआरटी कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ज्यादा सेम चल रही है, तो ये जो कर्व है वो पीपीसी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हमारी एमआरटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इंक्रीज। जब हमारी एमआरटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग एमआरटी ऐसा स्लोप बनाएगी। एमआरटी क्या होती है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि एमआरटी कैसे कांस्टेंट रहती है, कैसे बढ़ती है। बट रीजन आप जान लीजिए कि स्लोप कॉनकेव होता है। स्लोप कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, बढ़ती है एमआरटी, ठीक है। यानी कि इसमें जो गैप है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। और अगर वो कांस्टेंट रहता है यानी कि सेम आता है तो इसको एमआरटी अगर सेम रहती है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोस्तों ये थे इसके फीचर्स, डेफिनेशंस और कर्व कैसे बनता है, टेबल का क्या रोल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट जो पॉइंट रह गया है कि जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट कब होता है। शिफ्ट होने के इसके रीजंस आपको समझने होंगे और ये शिफ्ट होके कहां जाएगा वो आपको समझना है। तो दोस्तों पीपीसी कर्व राइटवर्ड तभी शिफ्ट होगा जब इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज या तो बढ़ जाएंगे या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से बेटर हो जाएगी। जब वो दोनों ही चीज हो जाती है, दोनों में से कोई एक भी होगा तो पीपीसी कर्व शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा, यानी कि या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और पीपीसी कर्व पीछे कब शिफ्ट हो जाता है, जब इकोनॉमी में या तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो ये शिफ्ट होके पीछे की तरफ यहां आ जाएगा। तो ये शिफ्ट होने का रीजन ये भी आपको समझ आ गया पीपीसी कैसे शिफ्ट होता है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।